दोस्तों नमस्कार। मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया का मुकाबला इस समय चल रहा है और यहाँ पर जो बल्लेबाज हैं अभिमन्यु ईश्वरन, उनका संघर्ष जारी है और सच कहा जाए तो वो अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं। 151 रन की उन्होंने पारी खेली है, 212 गेंदों पर 12 चौके और एक छक्के की मदद से, और बहुत ही मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है और इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया है कि आने वाले समय में ये इंडिया जरूर खेलेगा। क्योंकि इतना आप देखें, रणजी ट्रॉफी देखें, बैक टू बैक ये शानदार प्रदर्शन करते हैं बैक टू बैक मैचों में। अगर आप दिलीप ट्रॉफी के मैच देखते हैं, वहाँ बैक टू बैक सेंचुरी लगाते हैं ये। और जिस तरह से इन्होंने दिलीप ट्रॉफी में इंडिया बी की तरफ से खेलते हुए डी के खिलाफ और फिर सी के खिलाफ जो सेंचुरी बनाई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। यहाँ भी इन्होंने सेंचुरी बनाई है और यहाँ जिस तरह से ये खेले हैं, जिस अंदाज में खेले हैं, किसी भी सामने अपने गेंदबाज को मुंबई के टिकने नहीं दिया इन्होंने। और यही एक वजह थी कि स्पिनर्स को स्टेप आउट करके खेल रहे हैं। अमूमन ये बहुत जिसे कहते हैं धीमा खेलने के लिए या एक अच्छे टेम्परामेंट के लिए, धैर्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में कुछ ऐसे क्षण भी आए जब ये बहुत अटैकिंग खेलने लगे। एक ओवर में 2-2 चौके भी इन्होंने लगाए। तो स्टेप आउट करके खेलना और अटैकिंग खेलना इनके स्वभाव के थोड़ा सा विपरीत है। लेकिन ऐसा खिलाड़ी आपको टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा के बाद अगर आप देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे बहुत चुनिंदा खिलाड़ी हैं जिनमें शायद सबसे अग्रणी होंगे अभिमन्यु ईश्वरन। हालांकि भारत की टीम में इन्हें स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया था जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी 2021 में, और उसके बाद 2022 में जब भारत की टीम इंग्लैंड गई तब भी इनको स्टैंड बाई की सूची में रखा गया था। लेकिन इनका ये कहिए बदकिस्मती कहिए कि इन्हें मौका 15 में भी नहीं मिल पाया, ना इनको मतलब मुख्य टीम में मौका नहीं मिल पाया। प्लेइंग 11 तो खैर दूर की बात है। लेकिन आज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बाद एक स्टैंड बाई ओपनर की भारत को तलाश है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, जैसे कि मैं अक्सर कहा करता हूं, बहुत मेधावी एक शानदार खिलाड़ी हैं। और उनके साथ अगर कोई दूसरा खिलाड़ी उभर कर सामने आया है तो वो है अभिमन्यु ईश्वरन, जो मोस्ट कंसिस्टेंट और मोस्ट एक एलिगेंस के साथ इनकी जो बल्लेबाजी होती है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, बेमिसाल है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। स्पिनर को के सामने क्या रणनीति बनानी है, पेसर्स के सामने किस तरह की रणनीति अपनानी है। जिस तरह से मोहित अवस्थी को इन्होंने खेला थोड़ी सावधानी के साथ जब वो थोड़े से खतरनाक साबित हो रहे थे, ऐसे ही जुनैद खान तेज गेंदबाज उभरते हुए मुंबई की, उन पर इन्होंने बड़े जो है स्क्वायर बाउंड्री पर जो अपने खेल को केंद्रित रखा। तो ये विकेट के चारों ओर शॉट खेलते हैं, अच्छी बात तो ये है। और स्पिनर्स को स्टेप आउट करके सामने इन्होंने जो आज 3-4 शॉट्स खेले हैं वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। कोटियान पर जिस तरह से मिड ऑन की इन्होंने बाउंड्री लगाई, लॉन्ग ऑन के ऊपर एक दिशा में चौका लगाया, वो दर्शाता है कि ये खिलाड़ी समय की मांग को देखते हुए बेहतरीन खेलने के लिए जाना जाता है। और वैसे भी जब बहुत बड़ा स्कोर सामने हो, 537 रनों का पहाड़नुमा स्कोर सामने हो, तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि ऐसे खिलाड़ी को टिककर खेलना और जरूरत पड़ने पर विकेट बचाना, क्योंकि विकेट बचाना बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आप भारतीय टीम के जो अन्य खिलाड़ी देखें जो भारत की ओर से खेल चुके हैं, चाहे वो ईशान किशन ही क्यों ना हो, 60 बॉलों पर 38 रन बनाए, भैया ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका काम है रन बनाना। आपके सामने जब 537 का लक्ष्य है, पहाड़नुमा लक्ष्य है, तब भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 38 रन 30 रन कोई बड़ी एहसान नहीं है। ये तो बल्लेबाज को इतने तो बनाने ही चाहिए, इससे कहीं ज्यादा बनाने चाहिए। जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, लक्ष्य का पीछा करके कैसे बल्लेबाजी की जाती है, ये अभिमन्यु ईश्वरन से सीखना चाहिए ईशान किशन को। क्योंकि ये कोई T20 क्रिकेट नहीं है, आपको खेलना है तो आप अपने टेम्पो को तेज कीजिए, जरूरत पड़े तो उसको आप ठहराव लाइए, लेकिन आपके लिए विकेट बचाना जो है सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, और उसमें वो नाकाम रहे हैं। तो ये एक चिंता का सबब है। इतना ही नहीं, ध्रुव जुरेल उनके साथ अभी नॉट आउट है, 30 रनों पर अभी खेल रहे हैं, 41 गेंदों का उन्होंने कुल मिलाकर सामना किया है, 4 चौके और एक छक्का लगाया है। अगर ये टिक जाते हैं इनके साथ, इनको अच्छा साथ देते हैं, क्योंकि टेम्परामेंट इस खिलाड़ी में भी बहुत गजब का है। जब इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिला था ध्रुव जुरेल को, इन्होंने अपनी उपयोगिता दिखाई थी और बहुत टिककर खेले थे, और गेंद को कब लीव करना है ये बहुत अच्छी इनमें कला है। और मुझे लगता है कि अभिमन्यु और ये दोनों मुकम्मल तौर पर टेस्ट के प्लेयर हैं, और अगर ये दोनों टिक जाते हैं तो ये 537 के पहाड़नुमा स्कोर को लांघ जाएंगे। क्योंकि इस पर रिजल्ट निकलना तय है कि रिजल्ट जो है पहली पारी की बढ़त के आधार पर ही फैसला होना है। क्योंकि अगर आप मैच का रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट यहां निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2-2 पारियां हो पाना इतने कम समय में संभव नहीं है। क्योंकि 2 दिन तो खाली उन्होंने लगा दिए मुंबई ने, और तीसरे दिन पे जब आखिरी विकेट बचा हुआ था तब भी वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, 1 रन का इजाफा करके स्कोर को वहीं खत्म हुआ स्कोर। और
अब यही है कि जितना 5 दिन का खेल है और अभी 3 दिन का खेल 3 दिन का खेल हो चुका है और अब 2 दिन का खेल अभी बाकी है। तो अब 2 दिन में आपको 537 का मतलब ये हो गया कि 537 रन यानी 248 रन अभी भी पीछे है, 6 विकेट बाकी हैं। हालांकि काम इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पर, क्योंकि ये जोड़ी जितनी देर तक टिकी रहेगी उतनी देर पर रन बनते रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्राइक रोटेशन करना जानते हैं, ये गेम को स्लो डाउन करना जानते हैं। लेकिन उस तरह के भी स्लो डाउन करने का फायदा नहीं है कि अगले 2 दिन तक आप इतने रन ही ना बना पाए। लेकिन दूसरी पारी हो या ना हो, पहली पारी की बढ़त के आधार पर ही चैंपियन घोषित कर दिया जाता है ईरानी ट्रॉफी में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आराम से लंबी पारी खेली जो है वहां सरफराज ने, और सरफराज ने क्योंकि डबल सेंचुरी बनाई थी तो अब उसका माकूल जवाब देना है। डबल सेंचुरी का जवाब डबल सेंचुरी से अगर कोई देगा तभी बात बनेगी। अब वो 97 रन जो बनाए थे वहां अजिंक्य रहाणे ने, उसका जवाब अब कौन देता है? क्या ध्रुव जुरेल दूसरे अजिंक्य रहाणे बन पाएंगे, उनका माकूल जवाब दे पाएंगे अपनी अच्छी पारी से? उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो यहाँ कुल जमा मतलब ये है कि ये 2 खिलाड़ी मेधावी खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम में इनका खेलना तय है आने वाले समय में, और अगर यही इसी कंसिस्टेंसी से, इसी निरंतरता से ये प्रदर्शन को अपना दोहराते रहे तो निश्चित तौर पर आगे का समय भारत का है। कुछ सवाल? रीता पटेल कह रहे हैं कि ईशान किशन का टीम इंडिया में आना मुश्किल है। देखिए, मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप इस तरह से शॉट्स खेलेंगे, इस तरह से अपना विकेट गंवाएंगे, जबकि टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। टीम किस बात पे गर्व करती है डोमेस्टिक क्रिकेट में, कोई भी टीम, कि हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का ये खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर ये मैच खेले हैं, इसने टेस्ट मैच खेला है, इसने वनडे खेला है, इसने T20 खेला है। लेकिन अगर वो क्रिकेटर यहाँ नहीं चल पाता या मौके पर, जरूरत पर 30, 35 या 36 रन बनाकर चलता बनता है तो इससे टीम पर वो बोझ है। मैं कहूंगा कि ये ना हो कि आने वाले टाइम में झारखंड की टीम भी आपको उठा के बाहर कर दे, जबकि क्षमताओं की कोई कमी नहीं है इस खिलाड़ी में, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। हमने इनको आईपीएल में, जैसे कई प्लेयर बहुत रिजिड हो जाते हैं, ये प्लेयर रिजिड नहीं होता बिल्कुल, इसको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसे आप ओपन कराइए, इसे आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी कराइए, ये इसने कभी उससे गुरेज नहीं किया है। और मुझे तो याद है वो टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में था, तब भी इन्होंने जो है रने बॉल से भी ज्यादा तेज, 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, बहुत तेजी से बल्लेबाजी की थी। और भारत का ने जो 100 रन का आंकड़ा भी पिछले दिनों 10.1 ओवर में जो पार किया था, जो पिछला जो कीर्तिमान जो बना था भारत का, उसी कीर्तिमान में जो है ईशान किशन का भी योगदान था। तो ऐसा नहीं है कि ईशान किशन कोई प्लेयर खराब है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग है। थोड़ी गंभीरता, परिपक्वता, मैच्योरिटी वो उनमें आनी चाहिए, क्योंकि अब नहीं आएगी मैच्योरिटी तो कब आएगी भाई? अब आपने अपनी टीम को संकट में डाल दिया। अगर आप खेलते किसके लिए? आप जीत हार के लिए खेलते हैं ना। अब ये तो भारतीय टीम का एक फलसफा बन गया है कि जीत हार ही सब कुछ है, आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखता। आपकी डबल सेंचुरी हो या ना हो, आपकी सेंचुरी हो या ना हो, लेकिन अगर टीम को जरूरत है टेम्परामेंट से टिके रहने की, क्योंकि दूसरे छोर पर एक खिलाड़ी तकरीबन 150 रनों के स्कोर पर खेल रहा है, और ऐसी स्थिति में आपको क्रीज पर टिकना बहुत जरूरी है। 151 रन पर खेल रहे हैं अभिमन्यु ईश्वरन, 212 गेंदों का सामना करके। तो अभिमन्यु ईश्वरन से सीखें वो कि टेम्परामेंट क्या होता है, कदमों का इस्तेमाल करके कैसे सामने शॉट लगाए जाते हैं, और स्पिनर्स पर किस तरह से फुलर लेंथ गेंदों पर मिड ऑफ और मिड ऑन पर कैसे शॉट खेले जाते हैं। ये वाकई इनमें बहुत बड़ी खूबी है, काबिलियत है। और कहाँ अपने गेम को स्लो डाउन करना है, कैसे रोकना है, ये कला और अपना विकेट बचाना ये बखूबी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि बेशक भारतीय टीम से आज तक कभी कोई मैच नहीं खेल पाए हैं, इनसे काफी क्रिकेटर्स जो भारतीय टीम से खेल चुके हैं, उनको भी इनसे सीखने की जरूरत है। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसा क्रिकेटर बाहर क्यों बैठा हुआ है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। रीता पटेल भी कह रही हैं कि अभिमन्यु ईश्वरन को चांस दे दो बीसीसीआई। हाँ बिल्कुल दे दो जी। मैं तो कहूंगा कि देखिए, मेरा ना तो वो मामे का लड़का है, ना चाचे का लड़का है, ना कोई है, लेकिन ये खिलाड़ी में दम है, इस खिलाड़ी में टेक्निक है, इस खिलाड़ी में टेम्परामेंट है, इस खिलाड़ी में एग्रेशन भी है जरूरत पड़ने पर। तो ऐसा खिलाड़ी बाहर अगर बैठा हुआ है और कंसिस्टेंटली रन बना रहा है, और क्या चाहिए आपका क्राइटेरिया क्या है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसको मौका दीजिए आप। इनको दो मौकों पर इनको बुलावा भी आया टीम इंडिया में, लेकिन स्टैंड बाई के तौर पर बुलाया गया, इनको 15 में जगह ही नहीं मिल पाई उस हिसाब से। तो जब तक आप मुख्य टीम में जगह नहीं बनाएंगे तो स्टैंड बाई से बात बनेगी नहीं।
तो अब ये खतरे की घंटी है उन खिलाड़ियों के लिए भी जो भारतीय टीम में जगह बनाने के बाद बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं या निष्क्रियता का पक्ष आ जाता है कि हम टीम में आ गए हैं तो नहीं भी चलेंगे तो हमें आगे के 1-2 मैचों में और मौका मिलेगा। जनाब, ऐसा नहीं होने वाला। अब आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। एक खिलाड़ी के पीछे 3-3, 4-4 खिलाड़ी बिल्कुल उसी स्तर के बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको मौका तभी मिलेगा जब थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर चयन समिति इस बारे में फैसला करेगी और सिलेक्टर्स के साथ साथ टीम मैनेजमेंट का भी कर्तव्य बनता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कंसिस्टेंटली रन बना रहा है, टेक्निकली साउंड है, उसको आने वाले समय में जल्दी ही मौका दिया जाए। अमन चौधरी कह रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल में अक्षर और कुलदीप देखने को मिलेंगे। अक्षर और कुलदीप, देखो जी, ये तो आपने थोड़ा सा विषय से अलग हटकर आउट ऑफ सिलेबस सवाल कर लिया है। कुलदीप यादव बिल्कुल ज़रूरत है और दोनों की ज़रूरत है। एक धाकड़ स्पिन बॉलर है और दूसरा धाकड़ ऑलराउंडर है। बल्लेबाजी से भी जिसने T20 वर्ल्ड कप जिताने में भारत के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया हो, मैं अक्षर पटेल की बात कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि जो 6 खिलाड़ी ये रिटेन करेंगे उसमें ये 2 खिलाड़ी जरूर होंगे। तो आपको ये बताते हुए कि 537 रन बनाए मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और इसके जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया ने 289 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर करके एक माकूल जवाब देने की कोशिश की है। अभी ये माकूल जवाब नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने 100-150 रन बनाकर भी आपका पुलिंदा बन जाता है, बाकी ये 6 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर ट्रॉफी चमचमाती मुंबई को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मुंबई को रोकना है तो अभिमन्यु ईश्वरन का साथ देना बहुत जरूरी है क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, अभी ध्रुव जुरेल का साथ मिल रहा है और ध्रुव जुरेल के बाद भी अभी बल्लेबाजी है, मानव सुथार है, सारांश जैन है, यश दिया, बस यहीं तक ही बल्लेबाजी है। उसके बाद गेंदबाजों की कतार शुरू हो जाएगी। मैं तो कहूँगा कि ये और थोड़ी बहुत मानव सुधार, बस यहीं तक बल्लेबाजी है। सारांश भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल एक आखिरी, मैं समझता हूँ एक ऐसी जोड़ी है। 537 अभी भी मैं मानता हूँ बहुत पहाड़ नुमा स्कोर है। मुंबई के चांसेस ज़्यादा है, 70% मुंबई के हाथ में बाजी है, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को साथ दीजिए। अगर उनको साथ नहीं मिला अपने अन्य खिलाड़ियों का, तो फिर मुंबई को चैंपियन बनने से, ईरानी ट्रॉफी का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे वो रणजी चैंपियन है, कल उनके नाम तमगा जो है ईरानी ट्रॉफी चैंपियन का भी हो जाएगा। तो जो 2 खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं, सरफराज और दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो अभिमन्यु ईश्वरन, इन दोनों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, सिलेक्टर्स पर निर्भर करेगा इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल करने को लेकर। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन पे में जाकर। अपना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद करें, आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।